रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिनोटेड बाय नीटा। इसको डिनोट करेंगे नीटा से। ये हम किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अब हम थर्ड पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of tangential stress to the shear strain, is called modulus of elasticity. Shear strain is called modulus of elasticity. Modulus of rigidity. और इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय नीटा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। सो द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, ये क्या है हमारी टर्म नीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये है हमारा। अब हमें पता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और शियर स्ट्रेन हमने डिस्कस किया था। शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड विद थीटा। शियर स्ट्रेन को हम लेते हैं थीटा के इक्वल। और टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हम डिनोट करेंगे इट इज इक्वल टू F बाय A। और शियर स्ट्रेन को हम लिखते हैं थीटा से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? F बाय A इंटू थीटा, इट इज इक्वल टू नीटा। ये किसके इक्वल होगा? नीटा के इक्वल होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? वेयर नीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड F क्या है? उस पे फोर्स जो एक्ट हो रही है। F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, A इज एरिया एंड थीटा इज एंगल उसमें कितना रोटेट हो रहा है। तो पहले वो अपने फिक्स पॉइंट पे था,
जैसे हमने ये बोला शियर स्ट्रेन इसका क्या है, थीटा, हमने एंगल ले लिया शियर स्ट्रेन। उस दिन हमने क्यूब बनाया था, क्यूब को ड्रॉ किया था। ये हमने पहले क्यूब बनाया, फिर उसकी क्या है हमने चेंज कर दी थी पोजीशंस। एंगल थीटा पे हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी। तो इसमें क्या बोला था हमने, इसकी क्या एंगल थीटा पे हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। सो नेक्स्ट इसमें भी हम क्या करेंगे, एंगल थीटा पे इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये उसमें से ली हमने, ये हमारी क्या है ओरिजिनल एक्सिस, दिस वन इज आवर ओरिजिनल एक्सिस। ये हमने ली ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल लाइन, और उसके बीच में जो वो कर रही है, टर्न कर रही है एंगल थीटा पे, वो कौन सी होगी, दिस वन इज टर्न्ड लाइन, दिस वन इज टर्न्ड लाइन, कि इतने एंगल पे वो क्या कर रही है, टर्न कर रही है लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल लाइन। और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये क्या है, इसमें इसकी लेंथ क्या होगी, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल। ये था हमारा कि हमने एक क्यूब ड्रॉ किया, उसकी एंगल को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो उसकी पोजीशंस ये बन गई, और उसके बीच में जो चेंज इन लेंथ को क्या लिया हमने, डेल्टा एल, और एंगल उसके बीच में कितना बना, एंगल थीटा। और ये थी हमारी ओरिजिनल लाइन, और ये वाली क्या है, इसके परपेंडिकुलर है एक्सिस के, जो जिसको हम डिनोट करेंगे टर्न लाइन, और उनके बीच में ओरिजिनल लाइन और टर्न लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज एंगल थीटा। और ये हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स, इसको हम लेंगे टेंजेंशियल फोर्स। ये है हमारा टेंजेंशियल फोर्स। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हमने क्या डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain is called modulus of rigidity, it is denoted by neta। इसका सिंबल क्या है, it is denoted by neta। so neta को हम कैसे डिफाइन करेंगे, neta is equal to tangential stress by shear strain। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और shear strain को हम क्या लिखते हैं, shear strain को हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से, shear strain को थीटा से डिनोट करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डायग्राम को ड्रॉ किया था कि हमने एक क्यूब बनाया था, क्यूब बनाने के बाद हमने उसका एंगल क्या है, थीटा पे चेंज कर दिया था, मींस थीटा एंगल पे वो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, थीटा एंगल पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो उसमें चेंज कितना हुआ लेंथ में, उसको हमने डिनोट किया डेल्टा एल से, उसमें डेल्टा एल चेंज आया, डेल्टा एल। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इसमें ओरिजिनल लाइन ले ली और परपेंडिकुलर एक्सिस, ये क्या है इसका सरफेस एरिया जो क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस पे इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या है, हमने पहले भी फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज इक्वल टू m1 l-1 t-2। तो ये थी हमारी थर्ड, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम फाइंड करेंगे फोर्थ टाइप, हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। नाउ वी विल डिस्कस
lateral strain to the longitudinal strain, to the longitudinal strain is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio, और इसको डिनोट किससे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा तो पॉइजन्स रेशियो को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। और इसका फॉर्मूला क्या है? लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बाय longitudinal strain is called Poisson's ratio, longitudinal strain is called Poisson's ratio. So next इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम? हमें पता है longitudinal strain किसके इक्वल होता है? that is equal to delta L by L, और lateral strain किसके इक्वल होता है? lateral strain is equal to minus delta R by R. So lateral strain को हम डिफाइन करेंगे माइनस डेल्टा R by R से, और longitudinal को किससे डिफाइन करेंगे? डेल्टा L by L. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा का माइनस डेल्टा R by R इंटू डेल्टा L by कैपिटल L. इसको या तो कैपिटल L लिख सकते हैं या स्मॉल l भी राइट कर सकते हैं. तो इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल L. सो लेटरल स्ट्रेन का वेरियस, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, लेटरल स्ट्रेन किसके इक्वल हुआ? माइनस डेल्टा R by R, माइनस डेल्टा R by R. और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने पहले ही ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, किसके इक्वल होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ. सो चेंज इन लेंथ को किससे डिनोट करेंगे? चेंज इन लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? दैट इज इक्वल टू डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ को L से डिनोट करते हैं. तो ये सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया? इट इज डिनोटेड बाय पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस डेल्टा R इनटू L डिवाइड बाय R इनटू डेल्टा L. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Poisson's ratio. So negative sign यहाँ क्या शो कर रहा है? Negative sign indicates that if the length of wire increases on applying deforming force, then radius will be decreased. So negative sign here shows that, negative sign shows that, negative sign shows that if length of the wire will increase, if length of wire is increased on applying deforming force, on applying deforming force, deforming force, then radius will be decreased. Then radius of wire will be decreased, radius of wire is decreased. तो ये हमारी टर्म है Poisson's ratio, which is defined as ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. It is denoted by, इसको किससे डिनोट करते हैं? It is denoted by सिग्मा. तो इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया. लेटरल स्ट्रेन होता किसके इक्वल है? लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R by R, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने डिस्कस किया किसके इक्वल होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो हमारा क्या आ गया? इट इज द Poisson's ratio. तो इसमें Poisson's ratio में हमने क्या बोला कि अगर हमारी लेंथ इंक्रीज करेगी, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, हमारी लेंथ इंक्रीज हुई, तो इसमें क्या होगा? रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो रेडियस डिक्रीज होगा, और अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी. इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. सो ये
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट हमने डिस्कस की लॉन्गिट्यूडनल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड वन हमने डिस्कस किया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस को हम Y से डिनोट करते हैं। थर्ड वन हमने डिस्कस किया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड द फोर्थ वन इज पॉइजन्स रेशियो। तो ये थी हमारी फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हुक्स लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड प्रोड्यूस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे जितनी एक्सटेंशन उसने लगाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू लोड। सो हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the extension produced in a wire is directly proportional to ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। लोड अटैच्ड विद इन इलास्टिक लिमिट तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जितना हमने लोड लगाया है, लोड का मतलब क्या है? जितना हमने इस पे फोर्स लगाया है वो उतना ही क्या है? ज्यादा एक्सटेंड करेगा जितना हमने फोर्स लगाया है। ये हमारा क्या है? हुक्स लॉ। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। एक्सटेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लोड के। दिस इज आवर हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड विद इन एक लिमिट तक वो क्या है? एक्सटेंड करेगा, उसके बियॉन्ड वो क्या है? ब्रेक हो जाएगी वायर। सपोज हमने एक स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, हमने एक डायग्राम बनाया, उसमें हमने लिया एग्जांपल स्प्रिंग का। ये हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? स्प्रिंग का। तो ये हमारा क्या है? दिस वन इज आवर स्टैंड। ये हमने एक स्टैंड लिया, उस पे हमने क्या अप्लाई किया? उस पे हमने एक तो रीडिंग्स ली, स्केल लगाया। तो ये हमने लिया, ये हमारा स्टैंड है और इस पे क्या है? रीडिंग्स शो हो रही है। तो ये हमारा क्या है? दिस वन इज आवर स्केल और ये हमने क्या ले लिया? स्टैंड। और यहाँ हमने क्या है? स्प्रिंग अटैच कर दिया। Here we attach with spring और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? वेट लगा दिया, वेट अप्लाई कर दी। और ये यहाँ पे ये हमारा क्या है? फिक्स्ड एंड है। दिस वन इज आवर स्टैंड। ये हमने स्टैंड पे रीडिंग्स नोट कर रहे हैं स्केल से और ये हमने एक साइड से क्या है? एंड इसकी फिक्स्ड कर दी, फिक्स्ड एंड। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? वेट लगा दिया, वेट लगा दी। एक साइड उसकी फिक्स कर दी, दूसरी साइड क्या लगा दिया? वेट लगा दिया। तो ये क्या है? स्टील का क्या है? इसमें स्प्रिंग है। तो ये हम क्या है? इसको एक्सपेरिमेंटल से, इसको हुक्स लॉ को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इसको शो करेंगे हुक्स लॉ को। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी फर्दर करेंगे। इसकी डेफिनेशन को पहले स्टडी करते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। इसमें हमने क्या लिया? स्प्रिंग लिया। इसका मतलब कि जितनी हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही क्या है? ये एक्सटेंड करेगा अपने आप। ये स्क्रॉल होकर स्प्रिंग क्या है? एक्सटेंड कर देगा। ये इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड
स्ट्रेंड हो रहा है फोर्स अप्लाई करने पर एक लिमिट तक, उसको हम बोलेंगे हुक्स लॉ। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेस की, तो हुक्स लॉ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, तो हुक्स लॉ हमारा क्या होगा स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, देन हुक्स लॉ इज, तो हुक्स लॉ क्या होगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो ये अगर इसके डिवाइड में आ जाएगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो इसको जब हम ये मल्टीप्लाएंगे, इसको जब हम डिवाइड भी ले आएंगे, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ क्या लग जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारी क्या है इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी which is represented by E, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो हमारा क्या हुआ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसके प्रोपोर्शनल हुआ, किसके कांस्टेंट क्या है इसमें इज इक्वल टू E कांस्टेंट, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो ये है हमारा, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, तो हमारा क्या होगा, तो हमारी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये हमारा क्या होगा दैट इज इक्वल टू E कांस्टेंट व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो बल्क हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो स्ट्रेन ही अगर इधर डिवाइड में आ गया तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट हमने टर्म ले ली दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय E, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं E से डिनोट करते हैं। तो हमारे ये आ गए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो रेशियो क्या होगी इसकी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ stress to the, it is defined as ratio of stress to the strain is always constant, is always constant। तो ये हमारी क्या होगी हमेशा इसकी रेशियो क्या होगी कांस्टेंट होगी एंड इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity and is called coefficient of elasticity, and is called coefficient of elasticity। तो इसकी रेशियो क्या होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इसको इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या coefficient of elasticity। the ratio of stress and strain is always constant and is called modulus of elasticity or coefficient of elasticity। या तो इसको modulus of elasticity बोलेंगे या क्या बोलेंगे coefficient of elasticity। so मैथमेटिकली अगर हमने देखना हो तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल होगी, इस पे हमने क्या लगाया, हमने क्या लिया इसमें हमने स्प्रिंग लिया, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल होगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या बोलेंगे F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx where F is restoring force and k is spring constant, x हमारा क्या होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एंड, ये इसको बोलेंगे हम। सो हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, सो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx where k is spring constant, k is spring constant and x here is displacement of one and or mean position, displacement of one
रीस्टोरिंग फोर्स और F हमारी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, या इसको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, वेयर F इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। तो ये है हमारा हुक्स लॉ का कि हमने क्या डिस्कस किया इसमें, द रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज एक्सटेंशन, कितना उस पे वायर पे प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण, कितना हमने लोड दिया है, मतलब फोर्स जितना अप्लाई करेंगे वो एक अपनी लिमिट तक क्या है एक्सटेंड कर जाएगा। ये था हमारा हुक्स लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुक्स लॉ का वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।